Very good morning. Let's start with the first topic. बैठ जाओ नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा रिवाइज करते जो भी हमने कल पढ़ा। तो बेसिक मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स का? इकोनॉमिक्स क्या है? मेकिंग चॉइसेस। मेकिंग चॉइसेस। फिर ग्रीक वर्ड था हमारे पास ओइकोनोमिया, विच मींस हाउस होल्ड। टिल 19th सेंचुरी इट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, और बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। यस। फिर उसके बाद हमने एक एक्टिविटी की। उस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि आपको 1,000 रुपए बर्थडे गिफ्ट मिलता है तो आप क्या क्या कर सकते हो। पार्टी कर सकते हो, ड्रेस खरीद सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो, बुक खरीद सकते हो, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, लेकिन सारी चीजें नहीं कर सकते। तो इसलिए वी आर फोर्स्ड टू मेक अ चॉइस। तो हम कैसे चूज करते हैं? यू इवेल्युएट द वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड चूज द वन दैट गिव्स यू ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। तो ये हर सिचुएशन में हमारे पास यही डिलेमा होता है। फिर इसके बाद हमने दो फंडामेंटल फैक्ट्स देखे। कौन से दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं? ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस। ओके। फिर उसके बाद बेसिक डेफिनेशन, बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश की। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स। यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज को आप इस तरह से एलोकेट कर रहे हो अनलिमिटेड वांट्स की तरफ, ताकि आपका जो ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन देने वाला वांट है वो सेटिस्फाई हो सके। सारी वांट सेटिस्फाई नहीं होने वाली। ओके। फिर ये इनकम्प्लीट है डेफिनेशन, जैसा हमने देखा इनकम्प्लीट है। इसमें दो चीजें थी जो मिसिंग थी। कौन सी? सबसे पहला कि किस तरह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है रिसोर्सेज की, वो हमने देखा नहीं इस डेफिनेशन में। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी कि क्या? जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया लाइट के सोर्स का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का। अलग अलग जो मैंने एग्जांपल्स दिए, उससे ही प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सपोज कोयला खत्म हो गया, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव वेज है। सपोज क्रूड ऑयल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तभी भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। क्यों जा पाएंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से। यस। और दूसरा चीज जो मिसिंग था इसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी के साथ साथ, दैट इज बेटर एजुकेशन एंड न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स। नए स्किल्स हम सीख रहे हैं। जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो और नए स्किल्स अडाप्ट करते जा रहे हैं। एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है। इन सब की वजह से हो क्या रहा है कि हम भले ही लिमिटेड रिसोर्सेज से घिरे हुए हैं, फिर भी हम अपने वांट्स को बहुत हद तक सेटिस्फाई कर सकते हैं, और हमें टेंशन लेने की एज सच जरूरत नहीं है। तो नया जो डेफिनेशन देखा वो क्या देखा? इकोनॉमिक्स जो है दैट concerns itself not just with the crucial concern of how a nation allocates scarce productive resources to various uses, यानी कि रिसोर्स एलोकेशन जो हमने लास्ट वाले इसमें भी देखा, वही सेम चीज प्लस। और आगे क्या बोलते हैं ये? आगे देखो, इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इज इंक्रीज्ड। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इज इंक्रीज। लेक्चर के लिए फोन है। हेलो। हाँ बोलना। हो चालू झालंय, चालू झालंय. हाँ, सेकंड फ्लोअरला पाठव. हो. ओके. ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैटर के बारे में। तो आपको जैसे पता है हमारे सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स नहीं है, उसका नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि क्या? इसको समझने से पहले दो तीन चीजें समझते हैं। दो तीन स्टोरी सुनते हैं इनफैक्ट। तो ये कहानी है 1947 के अराउंड की। उस टाइम पे एक आदमी हुआ करते थे,
जो कि डेली जॉब्स करते थे, डेली वेजेस पे काम करते थे, बट उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं खुशबू वाली कुछ चीजें बनाऊं। खुशबू वाला जो सेगमेंट है, मतलब उसमें इनको रिसर्च करना था और उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाने थे। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी इतना इजीली, इंटरनेट नहीं था, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी से बुक्स मंगाई खुशबू से रिलेटेड, कि खुशबू पैदा कैसे करते हैं एग्जैक्टली, केमिकल्स को इस्तेमाल करके, कौन से केमिकल्स इस्तेमाल करके किस तरह से आप फ्रेग्रेंस डेवलप कर सकते हो। तो इन्होंने वो बुक स्टडी मंगाई और बुक स्टडी की, और उनके पास एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अगरबत्ती बनाऊं, खुशबू वाली अगरबत्ती बनाऊं, खुशबू वाली अगरबत्ती। उस टाइम पे इंडिया में अगरबत्ती मिलती थी। अगरबत्ती वाला जो सिलसिला है ये बहुत पुराने टाइम से है, ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती नई चीज है। बहुत पुराने टाइम से अगरबत्तियां मिलती हैं। बट इन्होंने क्या करने की कोशिश की कि उसमें फ्रेग्रेंस ऐड किया और अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती बनाने लग गए। तो 2 साल लग गए। 2 साल की रिसर्च के बाद 1949 में अराउंड इन्होंने अपनी अगरबत्ती बना ली फाइनली, रिसर्च वगैरह करने के बाद। अब मार्केटिंग कैसे करते हैं चीजों का तो ध्यान दो। क्या हुआ उस टाइम पे, क्या हुआ उस टाइम पे, उन्होंने एक दुकान के आगे, जहां पे अगरबत्ती ऑलरेडी मिलती थी, फ्रेग्रेंस से रिलेटेड ऑलरेडी मिलती थी, उस दुकान के फुटपाथ के बाहर बैठ के इन्होंने अपनी सिर्फ एक अगरबत्ती ली और जलाई। ठीक है। अब जो भी कस्टम एकदम पीक टाइम पे, जब कस्टमर्स आते हैं खरीदने, नॉर्मल 10 से वगैरह उसकी बिजनेस आवर्स में बेसिकली उन्होंने जलाई, तो पूरे दुकान में खुशबू फैल गई। और सब लोग बोलने लगे कि ये जो खुशबू आ रही है ना, ये वाली अगरबत्ती हमको दो। अभी दुकानदार के पास वो थी नहीं, तो वो क्या किया, बाहर आया, देखा कि एक अगरबत्ती एक इंसान लगा के चला गया, रुके भी नहीं, वो चला गया। ठीक है। नेक्स्ट डे ये वापस आए वही सेम सिलसिला। ऐसे 3 दिन हुआ, और चौथे दिन फिर दुकानदार ने पकड़ लिया कि भाई तू या तो तू मेरे को दे दे अगरबत्ती, या ये जला के मत जा। कस्टमर्स मांगते तो मैं क्या बोलूं कस्टमर को तो उन्होंने बोला, अभी तुमको अगर सामने से कोई बोल रहा है कि आपकी चीज अच्छी है, तो तुम क्या करोगे, उसको जनरली बेच दोगे, है ना। इन्होंने बोला कि इट इज नॉट फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखो समझो आगे क्या हुआ कहानी। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, और 3 दिन, टोटल 7 डेज हो गए। वो आते थे, जलाते थे और निकल जाते थे। कस्टमर्स एकदम रोज आके बोलते थे, ये वाली खुशबू जो आ रही है, ये वाली में चाहिए अगरबत्ती। बट हुआ कुछ यूं कि फाइनली फिर 7th डे पे शॉपकीपर तंग आ गया। वो बोला, आपका प्राइस कितना है, जो आप प्राइस बोलोगे वो मैं देने को रेडी हूँ, बट ये आपको सेल करना ही पड़ेगा। यही चाहिए था इनको, क्योंकि इनकी इनकी जो अगरबत्ती थी ना, ये नॉर्मल अगरबत्ती से कॉस्टली थी। उस टाइम पे 50 पैसे में मेरे ख्याल से कुछ तो 500 या 100 अगरबत्तियां मिलती थी, उस टाइम की बात है। बट इन्होंने क्या किया, प्राइस रखा था 2 रुपए। अब इतनी महंगी, और उसमें भी ये ज्यादा अगरबत्ती नहीं देते थे, सिर्फ 50 ही अगरबत्ती देते थे। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा कॉस्टली है। बट शॉपकीपर हो रेडी हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको ये प्राइस देने को रेडी हूँ, और आप मेरे को सैंपल्स दे दीजिए। धीरे 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 करके ये सारे शॉप्स जो थे उस एरिया में जहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया, वहां पे सारे जगहों पे इन्होंने अपनी अगरबत्तियां ऐसे ही मार्केटिंग की। ठीक है। धीरे धीरे करके बिजनेस ग्रो हुआ, कंपटीशन बढ़ा मार्केट में, फिर भी ये टिके रहे। और आज ये आप सब जानते हो, इस अगरबत्ती के ब्रांड का नाम है साइकिल अगरबत्ती। देखा है टीवी पे ऐड, नाम सुना है। सो दिस वाज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो इन्होंने शुरुआत की। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग कहानियां हैं। जैसे इन्होंने जब अपने बेटे को आगे बिजनेस चलाने को दिया, तो ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म का कोई सवाल आता है इसमें, तो वो भी बाहर से सीख के आए थे, स्टडी करके आए थे, पढ़ाई करके आए थे। तो उन्होंने देखा, आगे आने अगली वाली जनरेशन ने देखा कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, और लोगों को कुछ एक स्पेसिफिक टाइप की अगरबत्ती नहीं चाहिए, लोगों को अलग अलग खुशबू वाले चाहिए। इसकी वजह से इनके सेल्स जो है ड्रॉप हो रहे थे, क्योंकि ये एक ही टाइप की अगरबत्ती बेच रहे थे।
तो इन्होंने क्या किया, एक पैकेट में 3 फ्रेग्रेंसेस डालना शुरू कर दिया कॉम्बिनेशन, कि आप आज ये जलाओ, कल वो जलाओ, अगले दिन वो जलाओ, ऐसा 3 फ्रेग्रेंसेस डालना शुरू कर दिया। तो लोगों को 3 अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसकी वजह से और सेल्स वापस से बढ़ना शुरू किए। आज इनके सेल्स करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के हैं। बहुत सारे ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। 1500 करोड़ यानी कि कुछ नहीं होता, बहुत छोटी अमाउंट है ऐसे समझो। क्योंकि अगर मैं तुमको रिलायंस से कंपेयर करवाऊंगा तो इतना तो मुकेश अंबानी 2 दिन में उड़ा देते हैं, ऐसा समझो। तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। तो बताना ये चाहता था मैं कि बिजनेस करते वक्त आपको हर मोमेंट में डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि मार्केटिंग कैसे करूं, प्राइसिंग कितना रखूं, क्वालिटी कैसे रखूं, वगैरह वगैरह वगैरह। उन सब जगहों पे जहां जहां पे चॉइसेस इन्वॉल्व है, वहां वहां पे क्या इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेगमेंट है इकोनॉमिक्स का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करवाता है, स्टडी करता है। ठीक है। तो जैसे अगर एग्जांपल्स अगर मैं दूं कि शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, जैसे तुमने मान लो कल को जाके कोई एक बिजनेस शुरू किया, जैसे कॉफी सेंटर, स्नैक्स सेंटर आजकल बहुत फेमस है, खाने पाने पीने की चीजों पे कभी कमी नहीं होती। और आपका फेमस हो गया ना अगर, तो बहुत तगड़ा चलता है। तो should a firm be in this business? Should the firm launch a product? हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अभी जैसे ऊपर जाओगे ना अगर, जैसे मैंने कल बताया था, ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे तो आपको बहुत सारे खाने पीने के दुकान मिलते हैं आजू बाजू में। अब उसमें स्ट्रैटेजी ये है कि जितने भी दुकान है वो सिर्फ 2-3 ही आदमी की है। मतलब इतना सब, और उन्होंने अपने आप में ही कंपटीशन कर रखा है। तो शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। उसके अलावा क्या क्या उन्होंने डिसाइड करना चाहिए, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं अनगिनत, जो आप जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे सवालों को राइट पर्सपेक्टिव में पढ़ने का तरीका जो है वो कौन बताता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, फाइनली मैं बताऊं अगर तुम्हें बहुत आसान शब्दों में, तो इकोनॉमिक्स के थेरीज को, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को बिजनेस में इस्तेमाल करना, दिस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, एज सिंपल एज दैट। तो इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, ये सब रियल लाइफ में अप्लाई की जाती है, यूज की जाती है। कोई भी चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, थेरोटिकल नहीं है। तो इसी वजह से दिस इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, और बिजनेस मैनेजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन इतना इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का कि जब आप आईआईएम से एमबीए वगैरह भी करते हो सपोज, तो वहां पे एमबीए में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स वापस से पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने बताया क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स। Business economics comprises of that part of economic knowledge, logic, theories, and analytical tools that are used for rational business decision making. यानी कि इकोनॉमिक्स को बिजनेस में इस्तेमाल करना। और हैरानी की बात यह है, अगर मैं तुमको बताऊं, कि हर दुकानदार बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मतलब इकोनॉमिक्स को बिजनेस में ऑलरेडी यूज कर रहा है, बस उसे पता नहीं है। तुम फॉर्मली पढ़ोगे, वो सब इनफॉर्मली ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, कि उनको पता है कि आज अगर इतना डिस्काउंट दिया तो इतना सेल्स होगा। ये सब फॉर्म इनफॉर्मली उनको पता है, और वो वही सब तुम चीजें कहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मली पढ़नी पड़ती। क्लियर है? तो सब्जेक्ट का नाम हमें क्लियर है, सब्जेक्ट मैटर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हमें क्लियर है। एनी डाउट्स एनीवन? बिजनेस इकोनॉमिक्स समझा है सबको? तो क्या है आसान भाषा में बिजनेस इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स को बिजनेस में यूज करना, सिंपल। क्लियर है? सीए बनने के बाद तुम्हारे पास क्या दिमाग में सोच के आए थे, कि जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे खुद की? कैसा, क्या प्लान है, या अभी तक सोचा नहीं है उस बारे में? सोचा नहीं है? पहले सीए बन जाए उसके बाद। ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी डिसीजंस बने हुए होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके उसने मतलब ऐसी साइड बिजनेस करके आर्टिकलशिप में
कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस शुरू किया था। कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि किसी को अगर घर गिरा के वापस बनाना है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो उसके छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट्स वो लेता था। वो इतना चलने लगा कि उसने सीए कंप्लीट करने के बाद भी बोला कि मैं अब यही करूंगा करके, बिजनेस इस टाइप का बिजनेस ही करूंगा। तो ऐसा नहीं कि डिग्री वेस्ट जाती है वगैरह, बिल्कुल नहीं। अब वो सारे फाइनेंसेस, टैक्सेस वो ज्यादा अच्छे से समझ सकता है किसी बिजनेस के। तो इवन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बहुत सारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपने, हाँ, अमन गुप्ता, बोट, यस, बोट का नाम सुना ही होगा सबने, शार्क टैंक की वजह से। उसके अलावा वो उनके साइड में बैठते हैं जो नमिता थापर, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये तो और फेमस पर्सनालिटीज हो गए। उसके बाद तुमने हीरा नंदानी का नाम सुना है? ये मुंबई में एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाले हैं। मतलब बड़े बड़े जो एकदम लग्जरियस चीजें बनाई हैं, जैसे पवई पूरा जो है एरिया, वो इन्होंने डेवलप किया है। आईआईटी पवई सुना है तुमने? वहां पे आईआईटी है, सब इन्होंने डेवलप किया है। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हीरानंदानी। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक का नाम सुना है? इनके जो प्रीवियस चेयरमैन थे दीपक सर, उन वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके अलावा तुमने आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला का नाम सुना है? ही इज ऑल्सो चार्टर्ड। तो डिग्री वेस्ट नहीं जाती। ये सब अपने बड़े हाइट्स पे पहुंचे हुए हैं अपनी डिग्री का सही इस्तेमाल कर। तो आज मार्केट इतना ज्यादा बड़ा है कि आप सिर्फ ऑडिट और टैक्स और अकाउंट्स इसमें सीमित नहीं है, आप बहुत सारी अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, कर सकते हो। उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक पार्ट है। बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो लेट्स मूव अहेड। आगे जाने से पहले मैं थोड़ा एमसीक्यूज के स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। मैंने क्योंकि कल नहीं बताया था, तो थोड़ा एमसीक्यूज एक दो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि कैसे आते हैं एग्जाम में एमसीक्यूज। ठीक है, अब देखो तीन टाइप के एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम में। कौन से? सबसे पहला है टाइप जो है डायरेक्ट आपको चीजें दी गई है और डायरेक्ट आपको चीजें पूछी गई है। ठीक है, डायरेक्ट आपको चीजें दी गई है, डायरेक्ट पूछी गई है। तो ये आएंगे बहुत कम परसेंटेज, 5%, 10% सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, डायरेक्टली कुछ नहीं आता। फिर आता है एप्लीकेशन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड या फिर एप्लीकेशन बेस्ड। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड होते हैं कि आपने जो सीखा है एक्चुअल में उसको अप्लाई करो। और तीसरा है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब आपको घुमा फिरा के वो चीजें पूछने वाले। तो बहुत बार बच्चों को ये आदत होती है 12th स्टैंडर्ड तक, इवन अगर जो एसएससी बोर्ड से हैं, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हमको सिर्फ बुक में जो है वही आने वाला है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हमें करना है और मार्क्स हमें मिल जाएंगे। वो थोड़ा सा एटीट्यूड शिफ्ट आता है जब आप सीए कोर्स चूज करते हो। तो बस ये एटीट्यूड शिफ्ट जितना जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी तुम्हारे लिए आसान बनती चली जाएगी। इंस्टेड ऑफ टेक अप्रोचिंग अ डिफिकल्ट क्वेश्चन लाइक ये क्या है, मेरे को बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, उससे अच्छा ये अप्रोच रखो कि वाह कितना अमेजिंग, ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, इतना इंटरेस्टिंग बना के भी पूछ सकते हैं। ये अप्रोच रखोगे ना तो बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस तुम खुद देख सकते हो और सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1। देखो हमने ये डायरेक्टली कहीं नहीं पढ़ा ना, तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन डायरेक्टली है। इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग? द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई अवर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट. It is crucial to understand how we can best allocate our resources. Resources have alternative uses, और डी ऑप्शन है नीचे, all of the above. बोलो, what do you think? इकोनॉमिक्स में हम डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं, चॉइसेस क्यों करते हैं? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारे सारी जो चीजें लिखी हुई है, यस प्राजक्ता, राइट आंसर।
तो सारी जो चीजें लिखी हुई है वो सब सही हैं, जैसे अनलिमिटेड वांट्स है, उसके अलावा कैसे बेस्ट एलोकेट करे, सारे रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है, ये सब चीजें सही लिखी हुई हैं, इसलिए डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब ये एग्जैक्टली एज इट इज क्या आपके मॉड्यूल में कहीं लिखा हुआ है? एग्जैक्टली नहीं, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फिर दोनों को लिंक करके फिर आंसर देना है। ठीक है, तो थाली में परोसी हुई चीजें अब नहीं मिलने वाली है, ऐसा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये एटीट्यूड शिफ्ट में ही प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो डे वन से यही एटीट्यूड रखो कि अलग ही आने वाला है, हम अप्रोच करेंगे ना एकदम अच्छे से जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी टू मीन, मतलब क्या होता है स्कैरसिटी का? एब्सोल्यूट स्कैरसिटी। अब तुम्हें पता है एब्सोल्यूट स्कैरसिटी क्या है? नहीं पता ना, लेकिन उन्होंने आगे दिया हुआ मीनिंग देखो, लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। रिलेटिव स्कैरसिटी यानी कि scarcity in relation to the wants of the society, scarcity during the times of business failure, scarcity during cause on account of excessive consumption. ऑप्शन सही जवाब। देखो अब हम एटीट्यूड धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, सही जवाब एब्सोल्यूट स्कार्सिटी। सिर्फ लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ही स्कार्सिटी होता है क्या? जैसे इंडिया में ही स्कार्सिटी है, यूएसए में स्कार्सिटी है ही नहीं, ऐसा है क्या? वहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है ऐसा, सिंपल। तो रिलेटिव स्कार्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स, हमारी ख्वाहिशों के कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्लियर है? यू आर गेटिंग इट? एनी डाउट स्टिल नाउ? अरे बोलो। ओके, यस साइली, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, what implications does resource scarcity have for the satisfaction of wants? कि क्या नहीं हो जाता है बेसिकली कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो क्या उसकी वजह से क्या होता है? Not all wants can be satisfied. We will never be faced with the need to make choices. We must develop our ways to decrease our wants. Discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy wants. बिल्कुल सही जवाब। Not all wants can be satisfied. Simple. एक बच्चा था 2 साल पहले, वो उसने मेरे को ट्रिक बोली। क्या ट्रिक बोली? उसने मेरे को बोला कि सर ऐसा है ना कि जो सबसे लंबा लिखा हुआ होता है ना ऑप्शन, वही सही होता है। मैंने उसको बोला ये ऑप्शन दे, इसमें सबसे ज्यादा लंबा कौन सा लिखा हुआ है? ये वाला। सही है क्या ये? नहीं। तो ऐसे कोई मिथ्स यहाँ पे काम नहीं करते। ठीक है, वही मैं बता रहा था। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द स्टडी मटेरियल, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर वापस एमसीक्यूज पे आएंगे। तो मेरे को सिर्फ एक झलक देनी थी कि एमसीक्यूज हैं कैसे। ठीक है, और यही सारे एमसीक्यूज ऐसे ही एग्जाम में भी आएंगे। ओके, एवरीवन विथ मी? आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को जनरली चला गया क्या? ये केबल है ना, टच मी नॉट है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसको दो, मतलब इकोनॉमिक्स को इन जनरल तो उसको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, ये तो हमें बेसिक पता ही है। ठीक है, तो माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो यानी कि क्या, कि जब आप किसी चीज को बहुत डिटेल में जाके इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हो। अब ये जो दोनों शब्द है ना, ये कॉमर्स से नहीं आए हुए, ये साइंस से आए हुए हैं। आप माइक्रोस्कोप पढ़ते थे, देखा हुआ है आपने? माइक्रोस्कोप किस काम में आता है? जूम इन करने के लिए या जूम आउट करने के लिए? जूम इन करने के लिए, है ना?
पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा है। तो ये सब जो है ये उससे रिलेटेड है कि आप किसी पिक्चर को या किसी भी एस्पेक्ट को जूम इन करके इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आप इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको स्टडी कर रहे हो कि ये कैसे अपने रिसोर्स अलोकेट करते हैं वगैरह वगैरह। तो सपोज करो मैं अगर एग्जांपल तुम्हें दूं, सपोज करो हमने एक वड़ा पाव की दुकान डाल दी, हमने वड़ा पाव रखा, का प्राइस रखा 15 रुपीज। तो जस्ट बिकॉज हमने वड़ा पाव का प्राइस 15 रुपीज रखा है, क्या पूरे इंडिया में वड़ा पाव का प्राइस 15 रुपीज हो जाएगा? जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है वगैरह वगैरह, और बहुत सारे डायलॉग्स। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ये आप जब अपने आप को स्टडी कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल बिजनेस को स्टडी कर रहे हो, तो ये क्या पढ़ रहे हो आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपका अप्रोच क्या है? माइक्रो। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग, कितना प्राइस रखूं, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको स्टडी करना। फैक्टर प्राइसिंग यानी कि वड़ा पाव को बनाने में जो चीजें लगती हैं जैसे पोटैटो वगैरह, उनको कहाँ से प्रोक्योर करना है, उसका प्राइसिंग वगैरह। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन कहाँ रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फास्ट फूड का एक चेन डालना है जैसे डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स वगैरह वगैरह, और मेरे पास दो लोकेशंस है, ए और बी। ए वाला जो लोकेशन है ये सब कॉलेज एरिया है, और बी वाला जो लोकेशन है ये सब रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे सिर्फ 60+ लोग रहते हैं। तो आप अपना फास्ट फूड का कहाँ पे डालोगे बिजनेस? ए वाले लोकेशन पे, है ना? सिंपल। तो जब आप इन चीजों को स्टडी कर रहे हो तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है? माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। यस, यस साइली, राइट आंसर। गुड। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मैक्रो। मैक्रो यानी कि पिक्चर को जूम आउट करके देखना। ये चीजें सबको एप्लीकेबल होने वाली हैं। जैसे 2016, 8 नवंबर 2016, याद है इस दिन क्या हुआ था? क्या बात है, कुछ ज्यादा दुखा है तुम्हें तुमको। 8 नवंबर 2016, भाई 2016 मोदी जी ने भाषण दिया आके और सबको झटका दिया कि नोटबंदी, 500 और 1000 के पुराने नोट्स बंद। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जो डिसीजन है किसी सिर्फ एक इंडस्ट्री के ग्रुप को एप्लीकेबल होने वाला है, जैसे मुकेश अंबानी, इनको ही ये एप्लीकेबल है, बाकी सबको एप्लीकेबल नहीं? ऐसा है नहीं। तो ये जो डिसीजंस है ये सारे सबको एप्लीकेबल है बेसिकली। इनका पर्सपेक्टिव जो है वो है मैक्रो। जब आप जूम आउट करके सबके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हो देन इट इज मैक्रो। ठीक है। तो गवर्नमेंट्स जो डिसीजन लेती है वगैरह वगैरह वो सबके लिए होते हैं जनरली। जैसे आप जब स्टडी करते हो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, तो आप पूरे इकोनॉमी के इनकम को पढ़ रहे हो, किसी एक इंसान के इनकम को नहीं पढ़ रहे हो। फिर उसके अलावा जनरल प्राइस लेवल क्या है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट्स कितने हैं। अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए मान लो 25.25% से। तो क्या ये सिर्फ एसबीआई को एप्लीकेबल है? नहीं, ये जितनी भी बैंक है इंडिया में सबको एप्लीकेबल होने वाले हैं। जितने भी लोगों ने लोन लिए हैं सबको एप्लीकेबल होने वाले। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीजें। फिर उसके अलावा एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, $1 जो है वो इंडियन रुपीस में आता है सपोज 82। ठीक है, $1 का वैल्यू है इतना। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये सिर्फ किसी एक इंसान को एप्लीकेबल है या पूरे जितनी भी जनता है जिनको रुपी चाहिए या डॉलर चाहिए उनके लिए ही रेट एप्लीकेबल है? सबको एप्लीकेबल। मैक्रो। तो जो चीजें इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में सिर्फ इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल है उनसे सिर्फ इंडिविजुअल ही इफेक्ट होने वाले हैं, तो वो है माइक्रो। लेकिन जब सबको चीजें एप्लीकेबल है तो वो क्या है? मैक्रो। तो ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रोथ रेट वगैरह वगैरह। ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो बहुत सिंपल सा तरीका है पता लगाने का। अब आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब आप पिक्चर को जूम इन करके देखने वाले हो वो क्या होगा? माइक्रो। और जब जूम आउट करके देखोगे पिक्चर को, मैक्रो। क्लियर है?
थोड़े एमसीक्यूज करें इससे रिलेटेड। Okay. Question number 9. A study of how increases in corporate income tax rate will affect national unemployment rate is an example of. सही जवाब मैक्रो। आसान था। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट सबको एप्लीकेबल जो होने वाला है। यस सही, राइट आंसर मैक्रो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following does not suggest a macro approach? क्या मैक्रो नहीं है? सही जवाब। क्या आप ए और बी पढ़ के बी पे रुक गए तो अप्रोच गलत है, आपको सी और डी भी पढ़ना चाहिए, फिर आपको आंसर देना चाहिए। एबीसी पढ़ा तूने सर। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी अगेन मैक्रो हो गया, जो हमारा आंसर नहीं। हमारा आंसर क्या है? माइक्रो ढूंढना, दैट इज ऑप्शन बी। फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड। इंडिविजुअल बिजनेस कोई फेल हुआ है। ठीक है, क्लियर है? साथ है सब। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो? क्या माइक्रो में नहीं आता? प्राइस ऑफ मैंगोज, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर ट्रक, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, नेशनल इनकम, नेशनल इकोनॉमीज एनुअल ग्रोथ। तो ये मैक्रो है और हमारा आंसर है। ओके ओके गुड, बहुत अच्छे। क्या हुआ? हाँ आसान तो है, पढ़ के जाओगे तो सब कुछ आसान है। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following would be considered a topic of study in macro? Effect of increase in wages on profitability of cotton, उसके अलावा स्टील के प्राइसेस, इन्फ्लेशन रेट, प्राइस ऑफ कॉफी। इन्फ्लेशन रेट, यस। आ रहा है कॉन्फिडेंस? बस इतना ही चाहिए, सीए फाउंडेशन पास, बस। चलो क्या है हमारे पास? अच्छा, एक एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन है हमारे पास। पहले वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो, Mr. Satish hired a business consultant to guide him for the growth of his business. Consultant visited factory, suggested some changes with respect to staff, loan वगैरह वगैरह. Which approach is that consultant using? सही जवाब, क्योंकि उस कंसल्टेंट के जो भी एडवाइस है वो सिर्फ उस बिजनेस के लिए एप्लीकेबल, सबके लिए नहीं एप्लीकेबल। क्लियर है? गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक दो स्टोरी सुन लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिलेटेड। ठीक है, just a second. तो चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन, नेचर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट 1, इंट्रोडक्शन। ठीक है, होगी तकलीफ। ठीक है, इट्स ओके। पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो, इसलिए, बाकी और कुछ नहीं। तो हमने शुरुआत की बिजनेस, बिजनेस नहीं, इकोनॉमिक्स को समझने से। इकोनॉमिक्स यानी कि क्या? बेसिक मेकिंग चॉइसेस, चूज करना, चॉइसेस करना, दैट इज इकोनॉमिक्स। उसके बाद ग्रीक वर्ड पढ़ा, विच मीन्स
हाउस होल्ड। उसके बाद टिल 19th सेंचुरी इट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक का नाम क्या है? बहुत अच्छे। फिर हम चॉइसेस कैसे करते हैं कि ग्रेटेस्ट सेटिस जितने भी वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, फिर ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन जो मिले उसको चूज करते हैं। तो दो फंडामेंटल फैक्ट्स हमने पढ़े, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, सिंपल। उसके बाद डेफिनेशन पढ़ा बेसिक इनकम्प्लीट वाला। ये क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है इसमें आप प्रोसेस को स्टडी करते हो और इस प्रोसेस में क्या करते हो? लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट करते हो अनलिमिटेड वांट्स, सिंपल। ठीक है। फिर इसमें दो चीजें मिसिंग थी, कौन सी? बेटर एजुकेशन, स्किल्स और प्रोडक्टिव कैपेसिटी। उसके बाद नई कंप्लीट डेफिनेशन बनाई तुमने, ओल्ड पुरानी सब कुछ, प्लस तुमने प्रोडक्टिव कैपेसिटी वाला एलिमेंट इसमें ऐड किया। ठीक है। क्या मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको डेफिनेशन रट्टा मारना है? नहीं, कुछ रट्टा नहीं है ना। मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, 10th स्टैंडर्ड तक मैं सीबीएसई में था। अब सीबीएसई में खासियत क्या है कि तुमको रट्टा मारने वाली चीजें नहीं आती एग्जाम में, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि तुमने पढ़ा है, तुम जाते हो एग्जाम में और एग्जाम में तुमको दिमाग का इस्तेमाल करना है। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, एचएससी बोर्ड, स्टेट बोर्ड बेसिकली, उसमें मैंने देखा इनकी दुनिया ही फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, इतने में इनकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। इवन बीकॉम भी ऐसा ही है, बकवास। तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ मेमोरी का टेस्ट हो रहा है कि मेरी मेमोरी कितनी अच्छी है, बस। दिमाग का कुछ इस्तेमाल ही नहीं है एक्चुअली। अभी मतलब तुम एग्जाम भी देके आए होगे, तुमने देखा रहेगा कैसा आता है 12th का टाइम पास पेपर। एक्चुअली स्पीकिंग, वही अगर तुम सीबीएसई का पेपर देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आता है सीबीएसई का पेपर। उनका सिलेबस भी बहुत इंटरेस्टिंग है उस हिसाब से। इसमें दुनिया नहीं सिमट के रही है, तो ये स्टेट बोर्ड को सुधरना चाहिए। वही सेम चीज मजा कब आता है कि जब आप सीए फाउंडेशन पढ़ते हो, सीए के पूरे जर्नी में कहीं पे भी ये सब फालतूपना नहीं है, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। आपको एक्चुअली में पढ़ना है, दिमाग का इस्तेमाल करना। ओके। कोई था 11th 12th सीबीएसई वाला, या 10th तक सीबीएसई वाला कोई है? तुम सब स्टेट बोर्ड पहले से, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, मेरे को नहीं करना है, तुम खुद एफर्ट्स लेना है, मैं तुमको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा। वो ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छे। प्राजक्ता स्टेट बोर्ड, ओके। बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, वरना पकड़ के बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, उनका पैटर्न बता रहा हूँ। ऐसा है, ये फैक्ट तुमने खुद ऑब्जर्व किया है, बट यहाँ वैसा नहीं है, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। सीबीएसई में सर जो पढ़ाना चाहिए वो भी बहुत कम पढ़ा है, मतलब महाराष्ट्र के बच्चों को पता ही नहीं कि कौन देश है, नहीं कौन पता, देश है। वो एक गलत चीज है, वो मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने सिलेबस इंप्रूव करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। इवन जो स्टेट बोर्ड में भी है वो भी सिलेबस इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो एक्चुअली है अच्छी वो पढ़ाई नहीं जाती। जैसे अभी चाणक्य वाली जो स्टोरी है, ये किसी को पूरा डिटेल में नहीं पता एक्चुअली स्पीकिंग। वो जो स्टोरी उस टाइम पे उन्होंने जितना दिमाग लगाया था, साम दाम दंड भेद, वो चारों का जो इस्तेमाल किया था, इवन साम दाम दंड भेद होता क्या है वो भी पता नहीं होता है। तो इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब सिलेबस इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो बुराइयां करके हो गई हो तो हम अब आगे बढ़ते हैं अच्छाइयों पे। तो सपोज करो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक क्लास में एक नया बच्चा है, दिख रहा है तुमको यहाँ पे? हाँ बोलो, दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो ये अपने बारे में, अपने नेचर के बारे में तुम सबको बता रहा है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, वगैरह वगैरह, कहाँ से आया हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आते ही पहला डायलॉग क्या मारता है बिजनेस इकोनॉमिक्स की? वो क्या है? एक साइंस। तो तुम क्या बोलोगे उसको? भैया तुम गलत जगह आ गए, कॉमर्स की क्लास चालू है। नहीं, तो साइंस होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। साइंस यानी कि एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप
ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। जैसे सपोज करो ये स्टाइलस है, इफ आई ड्रॉप इट तो ये ऊपर जाएगा या नीचे? नीचे। सिंपल, क्यों जाएगा? ग्रेविटी। बराबर। तुमको लगा मैं गिराने वाला हूँ क्या? तो ये है कॉज और इफेक्ट, ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी सेम ऐसा ही है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हो। कॉज, अगर ऐसा करोगे, ऐसा बिजनेस कोई एक ऐसा स्टेप लेता है, से 10% उन्होंने प्राइस कम कर दिया, सेल कर दिया, तो उनका जो सेल्स है, डिमांड है, वो बढ़ जाएगा 20% से वगैरह वगैरह। तो ये सब डिफाइंड है, कॉज एंड इफेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हो तुम। उसके अलावा ये कॉमर्स तो है ही, उसके अलावा ये क्या बोलते हैं कि ये आर्ट भी है। क्यों आर्ट है? अब आर्ट होता क्या है पहले वो समझते हैं। आर्ट यानी कि जब आप आपकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हो। सपोज करो एक तबला वादक है, ठीक है, तो तबला वादक है, मान लो कि वो सेम परफॉर्मेंस जो है वो 1000 शोज करने हैं उनको, और 1000 सारे शोज में सेम परफॉर्मेंस करते हैं, एग्जैक्ट सेम, वही ताल, वही टंग टंग टंग, सब कुछ सेम। क्या तुम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम वो शो देखने जाओगे? नहीं जाओगे। तो इसमें वो एलिमेंट क्या ऐड करते हैं, वो है क्रिएटिविटी, समथिंग न्यू। तो लाइफ में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे रियल बिजनेस वर्ल्ड में, तो आपको बुकिश सारे प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपने बुक्स में ना पढ़े हो, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आए जिंदगी में, तो उस टाइम पे क्या काम में आएगा, वो है तुम्हारा क्रिएटिविटी। सिंपल। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। ऑफ कोर्स कॉमर्स में है तो कॉमर्स तो है ही। उसके अलावा इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो। हम माइक्रो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि आप अभी जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली आईआईएम्स में जो पढ़ाया जाता है, वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जब भी ये सब बच्चे पास होते हैं, एमबीए वगैरह बनते हैं, तो ये बड़े स्केल पे कहीं पे बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, कंट्री लेवल मैनेजर्स होते हैं कोई कोई। तो उस कंट्री स्पेसिफिक उनके बिजनेस को उन्हें डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो अपने बिजनेस में डिसीजन लोगे तो वो बाकियों के बिजनेस को इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे बिजनेस को समझने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो, बट वी ऑल्सो स्टडी मैक्रो एज वेल। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं, मतलब मान लो तुम किसी प्लास्टिक कंपनी के हेड बन जाते हो, ठीक है, बिजनेस मैनेजर बन जाते हो, और अचानक से एक दिन न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन हो गया इंडिया में। तो क्या ये न्यूज तुम्हारे बिजनेस को इफेक्ट करने वाली है? यस। ये न्यूज आइटम जो है ये है मैक्रो से रिलेटेड, बराबर, सबको एप्लीकेबल है। लेकिन तुम कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो? माइक्रो में, बराबर। तो इसलिए, क्योंकि मैक्रो के एलिमेंट्स हमें माइक्रो में भी इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें मैक्रो पढ़ना भी जरूरी है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इसलिए हम मैक्रो भी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी इतने सारे हर जगह पे ले ऑफ्स चालू है, मतलब कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं लोगों को। इवन वो ट्विटर वगैरह का मैंने देखा, कितना बुरा हुआ उनके साथ। तो जैसे इलॉन मस्क का है, एक जूम कॉल लिया और यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड ऐसे करके बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया। ऐसे कर करके अभी तक न जाने कितने सारे, मतलब ऑलमोस्ट, मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा, 70,000+ निकाल चुके हैं ऑलरेडी ये लोगों को। पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा नंबर होगा, बस स्टार्टअप्स में इतने लोगों को ये निकाल चुके हैं। तो ले बहुत जोर से चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि रिसेशन जो है ये किसी एक बिजनेस में नहीं आया है, ये सबको एप्लीकेबल हो रहा है, धीरे धीरे हर जगह पे इसके इफेक्ट देखने को मिलते जा रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं मैक्रो की, लेकिन हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस को भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाली है, ठीक है। आगे बढ़े, सब साथ है? गुड, बहुत अच्छे। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ये एक चैप्टर का नाम ही है वैसे, थियरी ऑफ मार्केट्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो हम उसमें इसको ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी रफ आइडिया देता हूँ कि तुम्हारा बिजनेस कहीं किसी मार्केट में ऑपरेट करेगा, उसमें बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी होंगे, तो तुम कैसे डील करोगे?
ये सारी चीजें एक अलग से चैप्टर है, डिटेल में हमें उसे समझना है। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, बीइंग प्रैक्टिकल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और थियोरेटिकल है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज प्रैग्मेटिक। आप सिर्फ फिल्टर आउट करके उन चीजों को पढ़ने वाले हो जो एक्चुअली रियल लाइफ में इस्तेमाल की जाने वाली है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स आपको बताए जाएंगे, उनको उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स, अदर डिसिप्लिन्स को आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सिंपल सा स्टेशनरी शॉप भी डाला है, तो क्या आपको मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स आना जरूरी है? जरूरी है। मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा आपको लोगों को मैनेज करते आना जरूरी है, आपके नीचे लोग काम करेंगे, उनको मैनेज करते आना जरूरी है, मैनेजमेंट थ्योरी। अकाउंट्स आपको थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, मार्केटिंग कैसे करोगे उसका नॉलेज चाहिए, हर बिजनेसमैन ये करता है। फाइनेंस कहाँ से जमा करना है, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का एक स्पेशल फील्ड होता है। तो ये सारे फील्ड्स कंबाइन करके मिला के हम एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा मैथ्स भी होगा, ऑपरेशंस रिसर्च भी होगा, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सब कुछ थोड़ा 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 है, ठीक है। और लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज प्रैग्मेटिक, सॉरी, नॉर्मेटिव इन नेचर। अब दो चीजें हैं जिसको हमें समझना है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा है नॉर्मेटिव। दो टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। पॉजिटिव यानी कि क्या, कि आपको बताया जा रहा है फैक्ट्स, या फिर कुछ भी और चीजें आपको बताई जा रही है, आपको पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करो तुम घर पे गए, एक बहुत लेमैन टर्म्स एग्जांपल से शुरू करके थोड़ा एग्जांपल्स और बिल्ड करते हैं। घर पे गए और तुमको बोला कि आज खाने में भिंडी की सब्जी बनी है, तुमको पूछा है क्या बनाऊं? नहीं, तुमको बताया जा रहा है। ये क्या बन गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट। उसके अलावा सन राइजेस इन फ्रॉम द ईस्ट, सपोज करो, ये क्या है? तुमको बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है? बताया जा रहा है। क्या है ये? पॉजिटिव। और वही अगर मैं पूछूं कि डू यू लाइक सनसेट्स, डू यू लाइक बीचेस वगैरह वगैरह, अब तुमको पूछा जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्मेटिव। तो जब तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांगा जाता है, तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है, या फिर तुम्हें कहीं पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है कहीं पे, तो वहां पे उन चीजों में, इन चीजों को, उन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। और जहां पे फैक्ट्स पूछे गए हैं, फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, वो बन जाता है पॉजिटिव। क्लियर है? पॉजिटिव यानी कि फैक्ट्स, ओपिनियन नहीं मांगा गया। नॉर्मेटिव यानी कि ओपिनियन मांगा गया है, हमें उस पर डिसीजन मेकिंग करनी है कुछ। क्लियर है? अब हर बार नॉर्मेटिव में एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, या फिर हर बार पॉजिटिव में फुल स्टॉप नहीं रहेगा। तुमको वो देख के पता लगाना है, मीनिंग समझ के पता लगाना है कि पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है, चलो हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलो थोड़ा पहले आसान सवाल से साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये चार दोस्त है और ये चारों आपस में बात कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एक एक जन एक एक वाल चीज बोल देता है, ठीक है, चलेगा। हमें पता क्या लगाना है, याद रखना, हमें पता लगाना है नॉर्मेटिव कौन बोल रहा है, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट विद राम। क्या बोल रहा है राम? अच्छा, तो एक एक स्टेटमेंट एनालाइज कर रहा है, वो बता रहा है तुम लोगों को या तुमसे ओपिनियन मांग रहा है? बता रहा है, मतलब क्या बन गया ये? पॉजिटिव स्टेटमेंट। बराबर है। नेक्स्ट, मतलब प्राइस बढ़ेंगे
तो फॉल इन कॉमोडिटी सप्लाई तुम्हारा कंपेंसेट हो जाएगा। अगेन ये बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? बता रहे हैं आपको कि ऐसा ऐसा होगा। अगेन ये क्या बन गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है। शामली, कुछ दिन कभी खुशी कभी गम बेसिकली। कुछ दिन बुरे होंगे, कुछ साल बुरे होते हैं, कुछ साल अच्छे होते हैं, बता रहा है ना। तो व्हाट इज दिस? पॉजिटिव, है ना। मतलब तीन पॉजिटिव है, तो अब लास्ट वाला बचा हुआ नॉर्मेटिव ही होगा। नहीं, लॉजिकली समझते हैं। नेक्स्ट आप मधु वाला पढ़ो। मतलब अभी क्या है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ऑट टू गारंटी यानी कि क्या, कि अब गवर्नमेंट को एक्शन लेना है, डिसीजन मेकिंग करना है कि क्या लोगों की इनकम गिरनी चाहिए या लोगों की इनकम नहीं गिरनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने की अथॉरिटी आ गई, अब डिसीजन मेकिंग आ गया, इन्वॉल्व हो गया। व्हाट इज दिस? नॉर्मेटिव। ठीक है। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे हम, टेंशन मत लो, फर्स्ट ही क्वेश्चन था। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो जैसे मैंने बताया, हर नॉर्मेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जरूरी नहीं है, फुल स्टॉप है फिर भी ये नॉर्मेटिव। क्लियर है? तो ये इसका आंसर क्या हो गया? मधु। ओके, गुड। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5, अक्वीना। Which of the following is not statement? हम्म Planned economics allocate resources via government departments. मतलब जो भी मतलब है, समझने की कोशिश करो कि क्या ये तुमको बता रहे हैं या पूछ रहे हैं। बता रहे हैं ना कि अगर प्लान्ड इकोनॉमीज एलोकेट करते, मतलब कैसे एलोकेट करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से एलोकेट करते हैं। इसका मीनिंग तुम 1.2 में समझोगे, मैं बताऊंगा वहां पे। पर अभी सिर्फ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव या नॉर्मेटिव। ठीक है। बी वाला देखो। Whose traditional economics has experienced problem of falling output and rising prices over the past decade. मतलब सारी जो ट्रांजिशनल इकोनॉमीज है उसमें कभी ना कभी आउटपुट गिरता है और प्राइसेस जो है वो बढ़ते हैं। बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? बता रहे हैं। सिंपल। ये भी चीज, ये भी बता रहे हैं तुम्हें कि ऐसा ऐसा होता है। सी, It is a greater degree of सोवेंटी sovereignty इन, in market economics and planned. मतलब ऐसा है कि प्लान्ड इकोनॉमीज में कंज्यूमर सोवेरेंटी, कंज्यूमर फ्रीडम, सोवेरेंटी मतलब क्या? फ्रीडम। कंज्यूमर इज द किंग बोलते हैं ना हम, ग्राहक ही भगवान है। वो मार्केट इकोनॉमीज में ज्यादा है, प्लान्ड इकोनॉमीज में कम है। ऐसा ये बोल रहे हैं। अगेन तुमको ये क्या हो रहा है, बताई जा रही है चीजें। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन हमें बाद में ही लेना चाहिए था, बट ठीक है। इफ वी हैव टेकन वी विल टेक इट अगेन। ठीक है। और डी वाला क्या है? Same शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स इकोनॉमी। शुड बी और शुड नॉट बी अ मेजर प्रायोरिटी। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, मिक्स इकोनॉमी को डिसीजन लेना है। तो ये तीनों क्या है? पॉजिटिव। ये वाला क्या है? नॉर्मेटिव। आर यू गेटिंग इट नाउ? ठीक है। और एक क्वेश्चन है, और दो तीन क्वेश्चन है, चलो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। अब आपको क्या ढूंढना है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है। एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेस्ड, determining how much income each person should be guaranteed, determining the fair price, deciding how to distribute the output. Q, एनालिसिस करना है तुम्हें बेसिकली। और इन तीनों स्टेटमेंट्स में डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग, डिसाइडिंग, मतलब तुम्हें एक्शंस लेने हैं, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, नॉर्मेटिव। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पॉजिटिव। क्लियर है? आइडिया आ रहा है? बहुत अच्छे। हम्म,
ठीक है, इसमें इतने ही है, एमसीक्यू बुक में तुमको ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, यू मे ट्राई। तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, पॉजिटिव में हम पढ़ते हैं फैक्ट्स, आपको चीजें दी गई है। नॉर्मेटिव में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, आपको पता लगाना है, डिसीजन लेना है इस फेवर में या नहीं लेना, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है दैट इज नॉर्मेटिव इन नेचर, वो मैं बता रहा था। क्लियर है? तो कल हम लास्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, और उसके बाद इसके नीचे के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते हैं आगे, ठीक है। एनी डाउट स्टिल नाउ? नो? तो एक काम करते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका उल्टा सीक्वेंस में हम वापस से रिवाइज करते हैं। उल्टा सीक्वेंस, सीधा तो हमें याद हो गया, अब उल्टा चलते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेंगे चीजों को, ठीक है। उल्टा, सबसे पहले हमने नेचर पढ़ा लास्ट में। नेचर क्या क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इट इज एन आर्ट। क्यों साइंस है? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन्वॉल्व है। आर्ट क्यों है? क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। फिर क्या हम माइक्रो पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में? यस। क्या आप मैक्रो पढ़ते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स में? यस। क्या ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन को आप स्टडी करते हो? यस। क्या ये प्रैग्मेटिक है अप्रोच में? यस। और नॉर्मेटिव भी है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव हमने देखा। उसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। दो पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो मैक्रो। जूम इन करके देखो पिक्चर को, माइक्रो, जूम आउट करके मैक्रो। उसके पहले हमने पढ़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स को बिजनेस में यूज करना। बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो और नाम है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। उसके पहले हम पहुंचे नई वाली डेफिनेशन पे। उल्टा जा रहे हो मेरे साथ साथ? नई वाली डेफिनेशन पे, उसमें क्या एक्स्ट्रा है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी। पुराना सब कुछ है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी वगैरह इन्वॉल्व है। फिर दो चीजें जो मिसिंग थी इनकम्प्लीट डेफिनेशन में, वो थी बेटर एजुकेशन स्किल्स और प्रोडक्टिव कैपेसिटी। और फिर इनकम्प्लीट वाली यानी कि रिसोर्स एलोकेशन। उससे पहले हमने देखा दो फंडामेंटल फैक्ट्स, कौन से? लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड बॉन्ड्स। उससे पहले फिर आ जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। टिल 19th century it was known as political economy, Greek word which means household। और इकोनॉमिक्स यानी कि क्या? तो पूरा उल्टा है तुम, बहुत अच्छा। चलो फिर मिलते हैं कल 7:45। गुड बाय।